हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आर के स्टडी प्लेनेट में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अम्ल के बारे में पढ़ा था। अम्ल के भौतिक गुणधर्म, अम्ल के रासायनिक गुणधर्म इत्यादि के बारे में पढ़ा था। और हम लोगों ने परिभाषा यह भी पढ़ा था कि वैसे पदार्थ जिनका जलीय विलयन जल में घुलकर हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोनियम आयन प्रदान करते हैं, यानी कि जिस भी फॉर्मूले में अगर H हो सिर्फ, तो हम लोग उसको अम्ल बोल रहे थे। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्षारक के बारे में देखेंगे कि क्षारक क्या होते हैं। तो क्षारक में सबसे पहले हम लोग देखेंगे उसके रासायनिक वैज्ञानिक परिभाषा। ठीक है, देखिए हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे पदार्थ या फिर रसायन, ठीक है, ऐसे पदार्थ या फिर रसायन जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड या फिर हाइड्रोसिल आयन प्रदान करते हैं। अम्ल में क्या था कि वहां पे हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोनियम आयन दे रहा था, और इसमें क्या होगा, OH होगा, यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन होगा। ठीक है, और वो भी कैसा, तो ऋण आयन होगा। वहां पे था H+ था, यानी कि हाइड्रोजन धन आयन था, और यहाँ पे क्या होगा, H- है यहाँ पे, तो हाइड्रोक्साइड ऋण आयन है यहाँ पे। तो हम लोग बोलेंगे ऐसे पदार्थ या रसायन जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड या फिर हाइड्रोक्सिल आयन प्रदान करते हैं, उन्हें क्षारक कहते हैं। ठीक है, देखिए क्षारक और क्षार, इसमें अंतर सिर्फ यही होता है कि देखिए जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं, उन्हें हम लोग क्षार कहते हैं। अभी ये तो हो गया रासायनिक प्रकृति के बारे में। अगर हम लोग भौतिक प्रकृति के बारे में हम लोग बात करें, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि अम्ल का स्वाद जो होता है वो खट्टा होता है, लेकिन क्षारक को स्पर्श करने पर साबुन के जैसे चिकने होते हैं। ठीक है, उनको अगर स्पर्श करेंगे क्षार को, तो वह जो होंगे साबुन जैसे चिकने लगते हैं। ठीक है, उनका स्वाद जो होता है क्षारक का, वो कैसा होता है, कसैला होता है या फिर कड़वा होता है। ठीक है, और इसका जलीय विलयन हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करते हैं, ना कि हाइड्रोजन। किनका, क्षार का। ठीक है, और क्षार और क्षारक में क्या अंतर है कि जो भी क्षारक जल में घुल जाएगा, जल में पूरा पूरी घुलनशील होगा, उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, क्षार कहेंगे। ठीक है, इसी तरह से हम लोग में पहले का वीडियो में देखा था कि अम्ल के प्रकार कैसे थे। तो हम लोग दो भागों में बांटे थे कि तीव्र अम्ल और मृदु अम्ल और तीव्र अम्ल। ठीक है, यानी कि प्रबल अम्ल, तीव्र अम्ल को प्रबल अम्ल बोल रहे थे। उसी प्रकार हम लोग भी क्षार को भी इसी तरह से देखेंगे कि देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे तीव्र क्षार यहाँ पे है। तो तीव्र क्षार को हम लोग प्रबल क्षार भी बोल सकते हैं। तो वहाँ हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ऐसे क्षारक जो जल में आसानी से हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH- आयन प्रदान करते हैं, आसानी से जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करते हैं, तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, तीव्र क्षार कहते हैं। ठीक है, जिस तरह से तीव्र अम्ल बहुत ही खतरनाक होता था, ठीक है, हम लोग के त्वचा के लिए, अगर वह कहीं पे भी पड़ जाए तो वहाँ का जो त्वचा होता है वहाँ पे जल जाता है। उसी प्रकार क्षार भी जो होते हैं, प्रबल क्षार या तीव्र क्षार जो होते हैं, वो भी बहुत ही खतरनाक होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड है। यहाँ पे देखिए ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि OH यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, तो जहाँ पे भी OH लगा हुआ होगा, ठीक है, तो हम लोग वहाँ पे पहचान कर सकते हैं कि वह क्या है, वह क्षारक है। ठीक है, उसी तरह से देखिए उदाहरण में हम लोग ले सकते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, यहाँ पे भी देखिए OH लगा हुआ है। ठीक है, अगला है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसको हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते थे। ठीक है, या एक एंटी एसिड की तरह भी कार्य करता था। अगर एसिडिटी जो है, पिछला वीडियो में हम देखे थे कि अगर एसिडिटी हो जाता है तो वहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं, क्योंकि अम्ल और क्षारक जब अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं, एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। तो ये भी क्या है, यह भी एक क्षारक ही है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे मृदु क्षार के बारे में। देखिए अब हम लोग बात करते हैं मृदु क्षार के बारे में। तो मृदु क्षार उतने खतरनाक नहीं होते हैं, मतलब उतने हानिकारक नहीं होते हैं जितने कि प्रबल क्षार या फिर तीव्र क्षार। ठीक है, तो देखिए मृदु क्षार हम लोग उसमें इस जस्ट उसका उल्टा बोलेंगे कि ऐसे क्षारक जो जल में आसानी से हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान नहीं करते हैं। ठीक है, आसानी से हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान नहीं करते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, मृदु क्षार। इनका हम लोग उपयोग अपने दैनिक जीवन में भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, उसी प्रकार यहाँ पे है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को ही हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। और इसका उपयोग जो है पकवानों को बनाने के लिए किया जाता है, ताकि पकवान बहुत ही अच्छे से फूले। ठीक है, उसको फुलाने के लिए, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा बेकिंग सोडा है।
खाने वाला सोडा भी बोलते हैं इसे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, तो ये जो होते हैं इनका तो हम लोग अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। तो ये कैसे क्षार है? ये एक मृदु क्षार है जो अधिक खतरनाक नहीं होते हैं। ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं क्षार के भौतिक गुणधर्म। ठीक है, भौतिक गुण के बारे में देखिए, क्षार के भौतिक गुण की अगर हम लोग बात करें तो जिस तरह से हम लोगों ने उधर देखा था पीछे अम्ल के बारे में कि अम्ल का स्वाद खट्टा था। ठीक है, वह जो था नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता था। ठीक है, तो उसी तरह से हम लोग इसमें भी देखें। देखिए, क्षार के भौतिक गुणधर्म की बात करें तो अभी हम लोगों ने पीछे ही बात किया था कि क्षार स्पर्श में साबुन जैसे चिकने होते हैं। ठीक है, साबुन का जो पानी होता है अगर उसको आप स्पर्श करते हैं तो वो कैसा लगता है? वो चिकना लगता है। ठीक है, तो कैसे होते हैं? चिकने होते हैं। अगला बिंदु है क्षार स्वाद में कड़वे या कसैले होते हैं। ठीक है, जब कभी भी नहाते वक्त आप जो है किसी कारण वह साबुन का पानी मुंह में चला जाता है। ठीक है, तो उसका स्वाद कैसा होता है? ठीक है, तो उसका स्वाद जो है कड़वा होता है। तो ये जो है वो क्षार का हम लोग गुणधर्म बोल सकते हैं कि क्षार जो होते हैं स्वाद में कड़वे या कसैले होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, अगला बिंदु है कि क्षार संचरण करते हैं। अर्थात अगर साबुन का पानी किसी तरह से आंख में चला जाता है तो आंख जो है वो सूजने लगता है, यानी कि आंख जो है वो दर्द करने लगता है। ठीक है, और आंख लाल भी हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है थोड़े से हानिकारक भी हो सकते हैं। ठीक है, आंखों को जलन देता है, तो यानी कि बोल सकते हैं क्षार जो है वो संचरण करते हैं। अगला जो है, पीछे हम लोग देखे थे कि अम्ल जो था वो नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता था, लेकिन यहाँ पे क्या है कि क्षार जो है वो लाल लिटमस पत्र को क्या कर देगा? नीला कर देगा। और लिटमस पत्र क्या है? हमने पहले ही बात किया था कि एक सूचक होता है जो किससे प्राप्त हो रहा था? जो लाइकेन से प्राप्त हो रहा था। ठीक है, और लाइकेन क्या था वो भी हमने पहले ही पढ़ रखा है। ठीक है, तो क्षार जो होते हैं वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, जबकि अम्ल जो होता है वो नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ठीक है, आप याद रखने के लिए ऐसे कर सकते हैं कि देखिए, अम्ल जो है बहुत ही खतरनाक होता है। आपने फिल्मों में भी देखा होगा कि किसी के ऊपर एसिड भी फेंक दिया जाता है। ठीक है, तो वो खतरनाक होता है। खतरनाक जो है वो रेड कलर का निशानी होता है। ठीक है, तो देखिए ये अम्ल में आप ऐसा याद रख सकते हैं कि अम्ल जो है वो नीला लिटमस पत्र लाल हो जाता है। ठीक है, अम्ल जो है वो नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। लाल कर देता है तो वह अम्ल हो गया। ठीक है, अम्ल खतरा का निशानी, ऐसे करके आप समझ सकते हैं, या फिर आप एक दो बार अगर रिवाइज कर लेंगे तो आपको स्वतः ही याद हो जाएगा। ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं क्षार के रासायनिक गुणधर्म के बारे में। देखिए, क्षार के रासायनिक गुणधर्म की अगर हम लोग बात करें तो इसका क्षारक का जो अधिकतर उपयोग होता है वो आग बुझाने वाले जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है, उनमें किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे कैसे इसका उपयोग होता है, तो सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है कि क्षार का अधात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया। सबसे पहला जो है क्षार का रासायनिक गुण वो क्या है कि क्षार का अधात्विक ऑक्साइड। देखिए यहाँ पे अधात्विक अगर ऑक्साइड की बात करें तो यहाँ पे देखिए ये क्या है? ये हमारा क्षारक है। ठीक है, देखिए ये जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जहाँ पे भी हाइड्रोक्साइड होगा वो हमारा क्षारक होगा। तो यहाँ पे क्षारक की अभिक्रिया किससे कराई जा रही है? यहाँ पे ऑक्साइड है जो कि अधात्विक ऑक्साइड है। यहाँ पे कार्बन तो धातु नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इसके साथ अगर अभिक्रिया कराई जा रही है तो यहाँ पे क्या प्राप्त हो रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट और जल प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि क्षार जो है धातु के साथ अभिक्रिया करती है। तो उदाहरण के लिए अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करती है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। ठीक है, और क्या बनता है? जल बनता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला बिंदु जो है क्या है कि क्षार के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट की अम्ल से अभिक्रिया। ठीक है, देखिए यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है जिसको हम लोग बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। ठीक है, बेकिंग सोडा की अभिक्रिया एसिटिक अम्ल से कराई जा रही है। ठीक है, एसिटिक अम्ल है यह। ठीक है, एसिटिक अम्ल देखिए यहाँ पे एक कार्बन है और यहाँ पे दो कार्बन है। ठीक है, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे कि जब दो कार्बन रहता है उसको क्या बोलते हैं? ईथ बोलते हैं। ठीक है, ईथ, दो कार्बन के लिए अगर हम लोग आईपीएससी नेम के बारे में बात करें तो दो कार्बन को हम लोग ईथ बोलते हैं।
और यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है, तो हम लोग इसको अगर आईयूपीएसी नाम की बात करें तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इथेनोइक एसिड, ठीक है, या फिर इसको आप एसिटिक एसिड भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे बेकिंग सोडा का अभिक्रिया एसिटिक एसिड के साथ कराई जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या प्राप्त हो रहा है, सोडियम एसीटेट, ठीक है, जल, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका जो है उपयोग अग्निशामन यंत्रों में किया जाता है, आग बुझाने वाले जो यंत्र होते हैं उसको उसमें किया जाता है, ठीक है। कैसे होता है इसका उपयोग, अगर कहीं पे आग लगा हुआ है तो आग जलता कैसे है, आग जो है ईंधन, और आग जलाने के लिए ईंधन चाहिए, और क्या चाहिए, तो ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। अगर ऑक्सीजन और ईंधन के बीच का संपर्क को तोड़ दिया जाए तो आग स्वतः ही बुझ जाएगी। तो जहाँ पे आग जलता हुआ रहता है वहां पे ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो यंत्र होता है जिसको हम लोग अग्निशामन यंत्र बोलते हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है वहां पे छोड़ा जाता है, और इससे क्या हो जाता है कि ऑक्सीजन के बीच और ईंधन के बीच संपर्क टूट टूट जाता है, जिससे आग जो है वहां पे बुझ जाती है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि ये जो अभिक्रिया यहाँ पे कराई गई है इसका उपयोग जो है कहाँ होता है, तो अग्निशामन यंत्रों में किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे नोट में भी आप लिख सकते हैं, देखिए आप अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं कि इसका उपयोग अग्निशामन यंत्रों में किया जाता है, ठीक है। चलिए हम लोग अगला पॉइंट का अगला बिंदु का बात करते हैं। देखिए अम्लों और क्षारकों के बीच कुछ कुछ समानताएं होती है जिसके कारण हम लोग उसको अम्ल बोलते हैं या फिर किसी पदार्थ को हम लोग क्षारक बोलते हैं, ठीक है। और इस बिंदु को हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था लेकिन फिर से एक बार हम लोग कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे अम्ल के बारे में बात करें तो अम्लों में कुछ कुछ समानताएं होती है। कैसे समानताएं होती है कि अम्ल का जो जलीय विलयन होता है वो हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। तो जितना भी अम्ल है वो क्या होगा, उनका जलीय विलयन जो होगा वो हाइड्रोजन आयन ही प्रदान करेगा, ठीक है। अच्छा एक चीज आप यहाँ पे अपना जो है अपना नोटबुक में नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि जितना भी अम्ल या क्षारक है, ठीक है, अगर वह शुष्क अवस्था में होता है यानी कि सूखा हुआ अवस्था में होता है तो वे अपने गुण को जो है प्रदर्शित नहीं करते हैं। यानी कि अगर वह शुष्क है, वह जलीय रूप में नहीं है, तो क्या होगा कि अम्ल जो है वह हाइड्रोक्साइड आयन या क्षारक जो है वो हाइड्रोक्साइड आयन, अम्ल जो है हाइड्रोजन आयन या फिर क्षारक जो है वो हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान नहीं करेंगे, ठीक है, जिससे वहां पे कोई भी अभिक्रिया नहीं हो सकती है। तो अगर आपको अगर किसी से अम्ल की अभिक्रिया किसी दूसरे पदार्थ से करवानी है तो उसको जो है क्या करना होगा, उसमें जल मिलाना होगा, ठीक है, उसमें क्या करना होगा, जल मिलाना होगा। तो देखिए यहाँ पे है कि सभी अम्ल के जलीय विलयन, ठीक है, यहाँ पे जलीय विलयन लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि अभी हमने बात किया कि शुष्क अवस्था में ये अपने गुण को प्रदर्शित नहीं करते हैं, ठीक है। तो सभी अम्लों के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन होते हैं, ये अम्ल का जो है वो गुण है, अम्ल का रासायनिक गुण है। देखिए यहाँ पे HCl है यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड बोलते हैं इसको, या फिर क्या बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में अगर हम लोग H2O इसको हम लोग जल बोलते हैं, तो इसको दोनों को अगर मिला दिए तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोग को हाइड्रोजन आयन प्रदान होगा प्लस में, और यहाँ पे क्लोरीन जो है वो अलग हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग को प्लस और माइनस आयन मिल रहा है, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि आयनों के माध्यम से ही करंट जो होता है यानी कि विद्युत जो होता है वो फ्लो करता है, ठीक है। यानी कि जो तारों में जो विद्युत प्रवाह करती है वो इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से करती है, इलेक्ट्रॉनों में क्या होता है, तो आवेश होता है। देखिए तो यहाँ भी हम लोगों को प्लस और माइनस जो है आवेश प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि जितने भी अम्ल है उनका जलीय विलयन जो है विद्युत का चालन करते हैं। जितने भी प्रकार के अम्ल होंगे उनमें एक समानता यह भी होगी कि उनका जलीय विलयन विद्युत का चालन करते होंगे, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग क्षार की बात करें, देखिए क्षारक में क्या है कि सभी क्षारकों के जलीय विलयन में जिस तरह यहाँ पे हाइड्रोजन आयन था या फिर हाइड्रोनियम आयन था, उसी प्रकार यहाँ पे क्या होगा कि हाइड्रोक्साइड आयन प्राप्त होगा। देखिए यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो कि एक क्षारक है, इसका जलीय विलयन, इसमें जल डाल दिए तो ये जलीय विलयन बन जाएगा, और क्या होगा कि हाइड्रोजन जो है वो प्लस में हो जाएगा और यहाँ पे ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड जो है यहाँ पे माइनस में यानी ऋण हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आयन हम लोग को प्राप्त हो गया, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि अम्ल हो या क्षारक हो, दोनों का जलीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं,
ठीक है। और दोनों में एक समानता क्या है कि जितने भी अम्ल होंगे वो हाइड्रोजन आयन प्रदान करेंगे और जितने भी क्षारक होंगे वो हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करेंगे। जहां पे भी OH लिखा होगा वह क्षारक होगा और जहां पे सिर्फ H होगा वो हमारा क्या होगा, अम्ल होगा। ठीक है, या आप पहचानने के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं, कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था, जो भी पॉइंट के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे, और इसमें अभी तक जितना भी पॉइंट के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए हैं उसी से प्रश्न जो है अपने आप लोगों के बुक में दिया गया है, तो उसको भी हम लोग एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, तो आप इसको ध्यान से देखिए। क्या क्वेश्चन है कि पीतल एवं तांबे के बर्तन, देखिए पीतल व तांबे के बर्तनों में दही व खट्टे पदार्थों को क्यों नहीं रखना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इस पॉइंट को डिस्कस करने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है इसका हमने पहले ही वीडियो में डिस्कस कर दिया था। ये क्या हुआ था कि वहां पे कॉपर जो था, ठीक है, कॉपर एक धातु है, और जब इसको अम्ल से अब एक क्रिया कराते थे, यानी कि कॉपर को जब हम लोग कोई भी अम्ल वहां पे हम लोग H2SO4 यानी कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जो है अभिक्रिया कराए थे। ठीक है, कॉपर को जो है कोई भी अम्ल ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम पिछले वीडियो में हम लोग, आप देखिएगा पीछे जाके पहला वीडियो में, कि जब कॉपर को H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई गई थी तो वहां पे बना था कॉपर सल्फेट और हाइड्रोजन गैस मुक्त हुआ था। तो यहाँ पे जो कॉपर सल्फेट बन रहा था वो एक हानिकारक पदार्थ होता है शरीर के लिए। ठीक है, वो विषैला पदार्थ भी होता है। तो उसी का संबंध इस प्रश्न से है कि यदि हम लोग पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही व खट्टे पदार्थ को रखेंगे, तो दही और खट्टे पदार्थ जो होते हैं वो किसका गुण को प्रदर्शित करते हैं, तो वह अम्ल के गुण को प्रदर्शित करते हैं। और तांबा और पीतल जो है वो क्या है, वो एक धातु है। ठीक है, तो धातु की अभिक्रिया जब अम्ल से होगी तो क्या होगा, वहां पे एक विषैला पदार्थ बनेगा जो खाना को जो है वो विषैला बना देगा। जो भी वहां पे खाना रहेगा, जैसे कि यहाँ दही हम लोग खाने के लिए उपयोग करते हैं, या कोई भी खट्टे पदार्थों को अगर वह पीतल व तांबे के बर्तन में रखा हुआ है तो वह जो खाने वाला जो पदार्थ होगा वह खराब हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यदि पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही व खट्टे पदार्थों को रखे जाएंगे तो वे अम्लों की उपस्थिति के कारण, ठीक है, तो दही और खट्टे पदार्थ में अम्ल होते हैं, अम्लों की उपस्थिति के कारण धातु की सतह से, यानी कि पीतल या तांबे के जो बर्तन होते हैं उसकी सतह से अभिक्रिया कर लेंगे और अभिक्रिया करके विषैले यौगिक का निर्माण करेंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे विषैला यौगिक कहने का मतलब है, जैसे कि हम लोग कॉपर और सल्फ्यूरिक अम्ल को अभिक्रिया कराए थे तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट बना था, तो यही यहाँ पे विषैला यौगिक है। कॉपर सल्फेट जो है यहाँ पे हम लोग विषैला यौगिक है। ठीक है, उसको उस तरह से ले सकते हैं। तो क्रिया करके विषैले यौगिक का निर्माण करेंगे जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। इसलिए पीतल एवं तांबे के बर्तनों में इन पदार्थों को, यानी कि दही और खट्टे पदार्थों को नहीं रखना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है कि धातु को अम्ल के साथ अभिक्रिया होने पर समानतः कौन सी गैस निकलती है। अगर धातु जो है वो अम्ल से अभिक्रिया करेगी, इसका संबंध भी ऊपर वाले प्रश्न से है। देखिए यहाँ पे धातु जो है वो जिंक है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वो क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल एक अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल यहाँ पे नाम से ही क्लियर हो रहा है कि सल्फ्यूरिक एसिड, तो यह एक अम्ल है। तो यहाँ पे जिंक सल्फेट बन रहा है और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न यह है कि हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है, इसकी आप पहचान कैसे करेंगे। ठीक है, यही प्रश्न है कि धातु को अम्ल के साथ अभिक्रिया होने पर समानतः कौन सी गैस निकलती है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, एक उदाहरण के द्वारा समझाइए और इन गैसों की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे, इसको भी आपको बताना है। तो देखिए हम लोग कैसे लिख सकते हैं इस प्रश्न को उत्तर। जब धातु के साथ अम्ल अभिक्रिया करते हैं तो प्रायः हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। जितने भी धातु है वो अगर अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस बनाती है, तो हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन गैस बनाती है। तो जब हाइड्रोजन, तो हम लोग इसकी पहचान कैसे करेंगे कि देखिए हम लोग क्या करेंगे कि जब हाइड्रोजन गैस को साबुन के घोल में, जैसे कि ये हाइड्रोजन गैस जो है निकल रहा होगा, तो इसको हम लोग किसी पाइप के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, इस गैस को साबुन वाले, देखिए इस गैस को हम लोग क्या करेंगे कि साबुन वाले
पात्र में हम लोग इसको डुबो देंगे, ठीक है। ये साबुन का पानी है, ठीक है। तो क्या होगा, इससे बुलबुला निकलेगा। देखिए ये गैस अगर इसमें आएगा, ठीक है, कोई भी गैस आएगा, जैसे कि यहाँ पे हवा आएगी तो क्या होगा, बुलबुला तो निकलेगा ही, ठीक है। तो यहाँ पे जो बुलबुला निकलेगा, अगर इसको जलती हुई मोमबत्ती के निकट, ठीक है, देखिए जलती हुई अगर मोमबत्ती के निकट, यहाँ पे मोमबत्ती मान के चलिए जल रहा है, ठीक है, तो इसके निकट लाएंगे तो ये जो है, ये बुलबुला जो है निकल रहा है, तो यहाँ पे क्या होगी, फट फट की ध्वनि सुनाई देगी, ठीक है। यानी कि प्रस्फुटन की ध्वनि, फट फट की ध्वनि सुनाई देगी, जिससे हम लोग पहचान कर सकते हैं कि यहाँ पे कौन सी गैस निकल रही है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो यही जो हम लोग लिखेंगे कि जब हाइड्रोजन गैस को साबुन के घोल से गुजारते हैं तो बुलबुले उत्पन्न होते हैं। उन बुलबुलों को जब हम जलती हुई मोमबत्ती के ज्वाला के निकट लाएंगे तो फट फट की यानी कि प्रस्फुटन की ध्वनि सुनाई देगी, ठीक है, उसके साथ जलेगी, प्रस्फुटन की ध्वनि के साथ जलेगी। तो इससे यह स्पष्ट होगा कि हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हो रही है। और इससे हम लोग यह भी लिख सकते हैं कि इससे हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति का पता चल जाता है, या फिर हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति सिद्ध हो जाती है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऐसे हम लोग कर सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कोई धातु यौगिक ए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है, ठीक है, और इससे उत्पन्न गैस जलती है, इससे उत्पन्न गैस जो है जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है, ठीक है। तो आप देखिए गैस जलती हुई मोमबत्ती का बुझना यानी कि आग का बुझना, तो आग कब कब बुझ सकता है, या तो आप ऑक्सीजन या फिर जो ईंधन है उसके बीच संपर्क तोड़ दीजिए, या फिर क्या करिए कि वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वहां पे उत्पन्न कर दीजिए। तो क्या होगा, वो जो ज्वाला है या फिर वो जो आग है वो बुझ सकती है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इससे उत्पन्न गैस जो है मोमबत्ती को बुझा देती है, यानी कि वहां हम लोग स्पष्ट कर सकते हैं, स्पष्ट बोल सकते हैं कि वहां कौन सी गैस निकल रही होगी, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही होगी, तभी ये जलती हुई मोमबत्ती जो है वो बुझ जाती है, ठीक है। तो यदि उत्पन्न यौगिक में एक कैल्शियम क्लोराइड है, यानी कि देखिए ये अभिकारक हो गया, ये उत्पाद हो गया, तो उत्पाद में से एक क्या मिला है हम लोग को, कैल्शियम क्लोराइड मिला है, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड है। तो इस अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को हम लोग आसानी से समझने के लिए यहाँ पे ए हम लोग मान लिए हैं कि क्या पदार्थ है, किससे अभिक्रिया कराई जा रही है वो हम लोग को मालूम नहीं है, और इसकी अभिक्रिया जो है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ किया जा रहा है। अभी यहाँ देखिए तनु एक नया शब्द आया है, ठीक है। तो हम लोग आगे जो है बात करेंगे कि तनु और सांद्र में क्या अंतर होता है, ठीक है। तो देखिए अभी अभी देख लिए थोड़ा सा, देखिए तनु और सांद्र, देखिए तनु कहने का मतलब है और सांद्र कहने का मतलब क्या है, तो आप यहाँ पे देख लिए ध्यान से। देखिए तनु कब बोलेंगे हम लोग, जब कोई भी अम्ल या क्षारक, ठीक है, कोई भी अम्ल या क्षारक की प्रबलता जो है वो अधिक होगी, यानी कि उसमें जो है वह जब ज़्यादा खतरनाक होगा तो उसको हम लोग क्या करते हैं, तो उसको हम लोग मतलब कि मृदु करते हैं। कैसे, उसमें पानी डाल के यानी कि जल डाल के हम लोग उसको मृदु करते हैं, ठीक है। तो उसका जो प्रबलता है यानी कि अम्ल या क्षारक का जो प्रबलता है, उस प्रबलता को कम करने के लिए हम लोग पानी दे रहे हैं। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, तनुकरण बोलते हैं, ठीक है। यानी कि प्रबलता को कम करने के लिए हम लोग उसमें पानी मिला दे रहे हैं, तो उसका जो वैल्यू है यानी कि उसका जो अम्ल या क्षारक है उसका जो भी प्रबलता होगा वो क्या हो जाएगा, उसका कंसंट्रेशन जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग उसको बोलेंगे क्या, तनु जो भी होगा। देखिए यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है तो हम इसको बोल रहे हैं तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगर यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल रहता तो हम लोग बोलते तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। यानी कि इसकी प्रबलता हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जो प्रबलता है वो कम है, ठीक है। तो तनु और सांद्र में अभी सांद्र को देख लेते हैं हम लोग। सांद्र का मतलब क्या होगा कि जो तनु है उसकी प्रबलता को बढ़ा देना, ठीक है। यानी कि अगर किसी भी अम्ल या क्षारक में जल की मात्रा ज्यादा है तो जल की मात्रा को कम करके उसकी प्रबलता को बढ़ा देंगे, ठीक है। जब प्रबलता बढ़ जाएगी तो वह सांद्रता कहलाएगी, ठीक है। आखिर हम लोग कब बोल सकते हैं, देखिए अगर अम्ल रहे या क्षारक रहे, उसका जो मान है 10%, जितना भी हम लोग अम्ल या क्षारक लेंगे उसका जो परसेंटेज का बात करें, अगर मान के चलिए यहाँ पे अम्ल जो है, ठीक है, अम्ल जो है
यहाँ पे या क्षारक जो है, जो भी हम लोग लिए हैं यहाँ पे अम्ल लेंगे या क्षारक लेंगे, अगर उसका मान 10% से कम होगा, यानी कि 100 में से अगर यहाँ पे सिर्फ 10 होगा, 100 में से सिर्फ 10 होगा, तो उसको हम लोग तनु बोलेंगे, तनु अम्ल बोलेंगे, चाहे तनु क्षारक बोलेंगे। अम्ल में जो भी दिया रहेगा तो उसको तनु करके बोलेंगे। जैसे यहाँ पे दिया था हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो हम लोग बोलेंगे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और जब सांद्र का बात आएगा तो 10% से अधिक जो भी अम्ल या क्षारक होगा उसको हम लोग सांद्र बोलेंगे। ठीक है, तो तनु और सांद्र में समझ में आ गया। तो यहाँ पे बोलेंगे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया, तो यानी कि हम लोग इससे यह समझ में आता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जल की मात्रा अधिक है। तनु कहने का मतलब यही है। तो देखिए यहाँ पे एक धातु यहाँ पे क्या है, एक धातु का यौगिक होना चाहिए। ठीक है, एक धातु यौगिक ए है, तो धातु यौगिक ए है यहाँ पे, और उसको हम लोग अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पे कौन सा गैस बनेगा उसको बताना है। और यह बता दिया गया है कि कैल्शियम क्लोराइड यहाँ पे बना है, तो यहाँ पे क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट होगा। ठीक है, हम लोग पहले पढ़े हैं इस बात को, आप पीछे वीडियो को देखिएगा तो आपको जो है कहीं पे जरूर दिख जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट की अभिक्रिया यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड से या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराई जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा, कार्बन जो है वो क्या होगा, कार्बन और ऑक्सीजन के साथ मिलकर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा और यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। ठीक है, सॉरी कैल्शियम क्लोराइड बनेगा। तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो ए की जगह पे क्या होगा कि वह कौन सा धातु यौगिक है, तो वह है कैल्शियम कार्बोनेट। और कौन सी गैस उत्पन्न हो रही है, तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न हो रही है। इसका उत्तर यही होगा। आइए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है HCl। ठीक है, यानी कि ये एक अम्ल है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको बोलते हैं। और अगला है हाइड्रोजन नाइट्रेट, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, नाइट्रिक अम्ल भी बोलते हैं इसको। ठीक है, देखिए यहाँ दोनों में H है तो इसलिए हम लोग इसको अम्ल बोल रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। आदि जलीय विलयन में उपस्थित अम्लीयता अभिरक्षण को प्रदर्शित करते हैं, किंतु अल्कोहल ग्लूकोज जैसे यौगिक विलयन में अम्लीयता के विलक्षण प्रदर्शित नहीं करते हैं। इसका क्या अर्थ हुआ, इसका मतलब आप बताना है। देखिए हम लोग जानते हैं कि जितना भी जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक होते हैं वो विद्युत का चलन करते हैं। आखिर क्यों करते हैं, अगर वह अम्ल होगा तो उसमें हाइड्रोजन आयन होगा, अगर वह क्षारक होगा तो उसमें हाइड्रोक्साइड आयन होगा। ठीक है, तो वे जो है आयन प्रदान करते हैं, और आयन प्रदान करने से क्या होता है, उनका गुण स्पष्ट हो जाता है कि वह अम्ल होगा या क्षारक होगा। ठीक है, तो यहाँ प्रश्न बोल रहा है कि आदि के जलीय विलयन जो है, यानी कि ये जो अम्ल दिया गया है इसका जलीय विलयन अम्लता अभिरक्षण को प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें हाइड्रोजन आयन है इसलिए ये अम्लता गुण को प्रदर्शित कर रहे हैं, जबकि अल्कोहल और ग्लूकोज में हाइड्रोजन आयन नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये अम्लता के विलक्षण गुण को प्रदर्शित नहीं करेंगे। तो इसी बात को हम लोग लिखेंगे। देखिए यहाँ पे H2H5OH दिया गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो OH है, ठीक है, यहाँ पे ये जो है अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप का है, तो इसका नाम है, यहाँ पे देखिए 2 कार्बन है, इसका नाम है इथेनोइक इसका नाम है क्या है, इथेनॉल है। ठीक है, इथेनोइक एसिड नहीं, इसका नाम है इथेनॉल। ठीक है, तो ये इथेनॉल को हम लोग अल्कोहल भी बोलते हैं, तो ये अल्कोहल हो गया, और यह ग्लूकोज हो गया C6H12O6। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ग्लूकोज हो गया। चूंकि इसमें हाइड्रोनियम या हाइड्रोजन आयन नहीं होते हैं इसलिए अम्लता गुण को प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो आर्हेनियस जो थे एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बोला था, हमने शुरू वीडियो में ही इसकी बात को हम लोग डिस्कस कर लिए हैं कि आर्हेनियम के अनुसार ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोनियम आयन प्रदान करते हैं उन्हें हम लोग अम्ल कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और यहाँ पे जल के साथ जब अभिक्रिया हो रही है तो यहाँ पे H+ और Cl- यानी कि यहाँ पे आयन तो मिल रहा है, तो इसलिए ये जो है अम्लता गुण को प्रदर्शित करते हैं, चाहे वह HCl हो चाहे वह नाइट्रिक अम्ल हो। लेकिन ग्लूकोज और अल्कोहल का जलीय विलयन जल में घुलनशील, ठीक है, जल में घुलनशील होते हैं। इनका जो जलीय विलयन होता है जल में घुलनशील होता है, लेकिन जल में हाइड्रोजन या हाइड्रोनियम आयन प्रदान नहीं करते हैं, इसलिए ये जो है अम्लता गुण को प्रदर्शित नहीं करते हैं। इसका उत्तर यही होगा। आइए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है, अम्ल के जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करते हैं। ठीक है, इससे एक प्रश्न यह भी आता है
कि अशुद्ध जल जो है विद्युत का चालन नहीं करते हैं, जबकि अम्ल जो है विद्युत का चालन करते हैं। ऐसा क्यों? ठीक है, ऐसा जो जब प्रश्न आएगा तो हम लोग देखेंगे, लेकिन फिलहाल जो हम लोग के सामने जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। देखिए, अम्ल जो है उसके बारे में अभी हम लोगों ने बात किया था कि उसमें आयन होता है, हाइड्रोजन आयन होता है, हाइड्रोनियम आयन होता है, इसलिए वेल जो है उनका जलीय विलयन जो होता है विद्युत चालन करता है। इसी बात को हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि विद्युत के संचालन के लिए आयन की आवश्यकता होती है, यानी धन आयन और ऋण आयन की आवश्यकता होती है। ठीक है, चूंकि अम्ल में जो है धन आयन होता है, ठीक है, और ऋण आयन भी होता है, लेकिन वह कम मात्रा में होता है। ठीक है, चूंकि HCl यानी कि जो यहाँ पे अम्ल है, वो अम्ल इसलिए कहलाता है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन होता है। इसका मतलब यह नहीं कि उसमें जो है हाइड्रोक्साइड आयन नहीं है, वह बहुत ही कम मात्रा में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोलेंगे H+ आयन यानी धन आयन और ऋण आयन दोनों आयन होते हैं, यानी दोनों आयन में भी जो है उनका जलीय विलयन विभाजित हो जाता है। यह धन आयन या ऋण आयन विद्युत का चालन करते हैं। ठीक है, आयन की वजह से ही विद्युत का चालन जो है अम्ल में होता है और उनका जलीय विलयन होना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, तो इसका उत्तर यही हो गया। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती है? अभी हम लोग देखे थे कि जो भी अम्ल या क्षारक होते हैं उनका जलीय विलयन होना बहुत ही जरूरी है, और चूंकि यहाँ पे शुष्क अवस्था में है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, तो ये अम्लता गुण को प्रदर्शित नहीं करेंगे, और जब अम्लता गुण को प्रदर्शित नहीं करेंगे तो ये लिटमस पत्र पर भी कोई अपना प्रभाव नहीं दिखाएंगे, और जब कोई भी प्रभाव नहीं दिखाएंगे तो अगर अम्ल है तो वह नीला लिटमस पत्र को लाल नहीं करेगा। तो यही चीज लिखेंगे हम लोग कि HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क अवस्था में हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोनियम आयन को विभाजित नहीं करते हैं, यानी हाइड्रोजन हाइड्रोनियम आयन में विभाजित नहीं होते हैं, अतः शुष्क HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल शुष्क लिटमस रंग का को नहीं बदलते हैं। ठीक है, तो आइए अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है, अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशासित करते हैं कि अम्ल को, यह देखिए बहुत ही जरूरी है यह क्वेश्चन को पढ़ना और समझना भी। देखिए, अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में। कहने का मतलब है कि अम्ल को जो है जल में मिलाना चाहिए, अम्ल को जल में मिलाना चाहिए। आप उल्टा नहीं कर सकते हैं कि जल को अम्ल में मिलाइए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो तनुकरण की प्रक्रिया होती है, तनुकरण करने का मतलब है अम्ल को हम लोग क्या करते हैं, उनकी प्रबलता को कम करने के लिए जल मिलाते हैं। ठीक है, तो क्या करना चाहिए कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए। ठीक है, तो अगर यह तनुकरण की प्रक्रिया अगर उल्टा होगा, यानी कि जब हम लोग जल को अम्ल में मिलाएंगे तो क्या होगा, वहां पे बहुत ही ज्यादा मात्रा में उष्मा निकलेगी। तो वह कैसी अभिक्रिया हो जाएगी? वह उष्मा क्षेपी अभिक्रिया हो जाएगी, जिसका हम लोग जिक्र पहला अध्याय में रासायनिक अभिक्रियाएं समीकरण में करे थे। तो यहाँ पे वही चीज लिखेंगे कि जल में अम्ल के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ही उष्मा क्षेपी होती है। उष्मा क्षेपी यानी कि उष्मा निकलती है। इससे यह होगा कि यदि जल को अम्ल में मिलाएंगे तब अधिक मात्रा में उष्मा उत्पन्न होगी, जिससे जिस पात्र में हम लोग जो अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या फिर जिसको हम लोग तनुकरण करने के लिए उपयोग कर रहे हैं, वह पात्र जो है गर्म हो करके टूट भी सकती है। ठीक है, और टूट सकती है जिससे जो रसायन होगा, जो अम्ल होगा, वह छलक करके बाहर आ जाएगा। और अब हम लोग जानते हैं कि अम्ल जो होता है वो त्वचा के लिए खतरनाक होता है। तो क्या होगा, वह जो व्यक्ति वहां पे असावधानी से काम कर रहा है उसको हानि पहुंच सकता है, नुकसान पहुंच सकता है। तो इसी बात को हम लोग लिखेंगे कि जल में अम्ल के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ही उष्मा क्षेपी होती है। यदि जल को अम्ल में मिलाते हैं तब अधिक मात्रा में उष्मा उत्पन्न होगी, जिससे परखनली या पात्र टूट सकता है तथा अम्ल छलक कर जो व्यक्ति वहां पे एक्सपेरिमेंट कर रहा है या फिर जो व्यक्ति तनुकरण की प्रक्रिया को कर रहा है उनको नुकसान पहुंच सकता है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है, जल के विलयन में तनुकरण के साथ हाइड्रोनियम, देखिए हाइड्रोनियम आयन है, ठीक है, हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित हो जाती है? देखिए यहाँ पे क्या है, तनुकरण कर रहे हैं, अम्ल को तनुकरण कर रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने बात किया था अम्ल को तनुकरण करने का मतलब है अम्ल की प्रबलता को कम कर देना, अम्ल की शक्ति को कम कर देना, ताकि वह अधिक हानिकारक ना हो सके।
ठीक है। तो उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन आयन जो है वो अधिक होता है या कम होता है, उसके बारे में बताना है। देखिए तो हम लोग लिख सकते हैं कि जब अम्ल के विलयन को तनुकरण करते हैं तो प्रति इकाई उपस्थित हाइड्रोनियम आयन की मात्रा कम हो जाती है। यानी हाइड्रोजन जो है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, क्योंकि हम लोग पानी मिला रहे हैं उसमें, ठीक है, जल मिला रहे हैं, तो जिससे क्या हो रहा है, तो इससे तनुकरण की प्रक्रिया हो रही है और उसकी प्रबलता, अम्ल की प्रबलता कम हो रही है। अतः इसके कारण इसकी सांद्रता कम हो जाएगी, ठीक है। यानी कि उसका जो प्रबलता था, सांद्रता था, जो अम्ल का जो सांद्रता था वो कम हो जाएगी। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में हाइड्रोक्साइड क्षारक मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH- की सांद्रता कैसे प्रभावित होगी। अभी देखिए यहाँ पे मान के चलिए हम लोगों के पास एक पात्र है और उसमें से क्या है कि हम लोगों के पास एक क्षारक है, जिसमें जैसे यहाँ पे एक क्षारक ले लीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारक है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ पे है, ठीक है, और हम लोग यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन मिला दे रहे हैं, ठीक है। तो जिससे क्या हो जाएगा कि इसका जो प्रबलता है वो बढ़ जाएगा, यानी इसकी सांद्रता जो है वो क्या होगी, और बढ़ जाएगी, वह और भी खतरनाक या फिर या जो क्षारक है वो और भी प्रबल हो जाएगा। तो यही लिखेंगे कि अधिक क्षारक मिलाने पर विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता बढ़ जाएगी, ठीक है। तो देखिए हम लोगों ने क्षारक के बारे में पढ़ा, क्षारक के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म के बारे में पढ़ा, और इस चैप्टर में या फिर जो बुक है उसमें जितना भी जो क्वेश्चन दिया हुआ था अभ्यास प्रश्न के अलावा, तो उसमें से हम लोग अधिक से अधिक हम लोग प्रश्न को कर लिए हैं, और इस तरह का प्रश्न जो है एग्जाम में, परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इसको भी हम लोगों ने हल किया है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे अगला वीडियो में, और उसमें हम लोग देखेंगे कि पीएच स्केल देखेंगे, ठीक है, कि पीएच स्केल जो होता है वो क्या होता है, पीएच स्केल से हम लोग कैसे अम्ल और क्षारक की पहचान करते हैं, ठीक है, और कौन कौन सा जो पदार्थ होता है उनका पीएच मान जो होता है वो कितना होता है। पीएच मान शब्द, पीएच जो है वो उसका जो नाम है वो कहाँ से आया, ठीक है, पी मतलब क्या होता है, एच मतलब क्या होता है, तब तो हम लोग उसको पीएच बोल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यह भी देखेंगे कि दैनिक जीवन में पीएच का जो है वो क्या महत्व है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो अभी लवण के बारे में पढ़ेंगे, तो ठीक है। चलिए हम लोग मिलते हैं अगला वीडियो में।